एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कैम परीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। उससे पहले हम देखेंगे एक बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हमारे पास एरोमेटिक का केस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक अगर केस है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, तब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होंगी। ओके, और इसके बाद हम देखने वाले हैं इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ओके, फिर जाकर के आपका जो चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर आपका खत्म। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कार्बन कंटेनिंग जो भी कंपाउंड्स होते हैं, अगर वो बेंजीन के ऊपर लग जाते हैं तो वो कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो भी होंगे सारे के सारे। ठीक है, जैसे कि COOH है, CHO अल्डिहाइड हो गया, या फिर कीटोनिक ग्रुप है, या कोई और भी जो भी है जिसमें कार्बन है, तो वो सारे के सारे ग्रुप्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो सब के सब हो जाते हैं मेटा डायरेक्टिंग। तो हम जानते हैं कि वो सारे के सारे होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, और जैसे ही मेटा डायरेक्टिंग लग जाएगा इसका मतलब जो भी ग्रुप आएगा वो उसको कौन सी डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो मेटा डायरेक्शन में ही उसे हमेशा रखेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको मेरी। अब हम देखेंगे इसके कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे कि स्टार्ट करते हैं इसके क्लोरीनेशन से। ठीक है, अगर हम इसमें हैलोजिनेशन करवा दें तो क्या होगा, हैलोजिनेशन में हमने डाल दिया यहाँ पर, सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हमें उसी में करवाना है हैलोजिनेशन। इसमें हमने डालेंगे क्लोरीन। ठीक है, और हमेशा क्लोरीन डालते समय हमेशा हम क्या डालते हैं उसमें हैलोजन कैरियर, ताकि वो उसे क्या कर सके, बेंजीन रिंग में अटैच कर सके। तो हम इसमें हैलोजन कैरियर डालते हैं, नाइट्रस AlCl3 डाल सकते हैं, FeBr3, एनहाइड्रस FeBr3, FeCl3 कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, सो अब जब ये हैलोजन कैरियर इसे डायरेक्शन देगा, COH जब क्लोरीन को डायरेक्शन देगा तो ये देगा मेटा डायरेक्शन में। ओके, सो ये क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग है तो ये से मेटा पोजीशन में डायरेक्ट करेगा, तो क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक ही सब्स्टिट्यूट बनेगा यहाँ पर। अब हम देखेंगे अगर हम सेम कार्बोक्सिलिक एसिड का करवा दें यहाँ पर नाइट्रेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, और नाइट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, क्या डालते हैं हमेशा, हम नाइट्रेशन के लिए डालते हैं HNO3, वो भी कंसनट्रेटेड। हमेशा हम कंसनट्रेटेड लेते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 ही लेते हैं हमेशा। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 ये डाल दिया हमने, और इसके साथ ऐड ऑन करके कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। क्या हो जाता है इससे जो हमारे पास नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप होता है, इसमें से हम किस तरह से लिखते हैं इसको, OHNO2, इस तरह से टूटेगा। NO2 जो होगा यहाँ जाएगा, और OH जो है इस वाले H के साथ यहाँ पर HOH बना लेता है, यही होता है हमेशा। तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो NO2 है ये आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे डायरेक्ट करेगा कौन सी पोजीशन में, मेटा पोजीशन में। ये आ गया NO2, नाम भी साथ में लिखते रहिएगा इसका। ओके, सो अब देखते हैं एक बार इसका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम क्या डालते हैं, सल्फोनेशन में हम डालते हैं सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते ही यहाँ पर क्या हो जाता है, सल्फोनेशन हो जाता है। ये रहा हमारे पास COOH, इसमें जाएगा सल्फर कौन सी पोजीशन में, मेटा पोजीशन में, SO3H। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास, सल्फोनेशन हो गया यहाँ पर, और सल्फोनिक एसिड जो है बन गया यहाँ पर, तैयार हो गया है। ओके, अब हम देखेंगे इसका फ्रिडल-क्राफ्ट। तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस जो है इसमें पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाई फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस क्यों नहीं हो पाती हैं। ओके, तो इसका रीज़न ये है, इसके दो मेन रीजंस हैं। वैसे तो सभी के लिए जो भी हमारे पास फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते हैं उनके मेन 2 ही रीजंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न है, ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या मतलब होता है, देखिए जैसे ये हमारे पास था बेंजीन, और यहाँ पर हमने डाल दिया है इसमें एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया, और अगर हमने एसिटाइलेशन करवाया है इसका, या फिर एसाइलेशन है ना, या फिर हमने इसमें अल्काइलेशन करवा दिया है, तो अल्काइलेशन और हम एसिटाइलेशन करवाते हैं, तो अल्काइलेशन करा दिया या फिर एसिटाइलेशन करवा दिया, हम अल्काइलेशन ले लेते हैं, और उसी तरह कंपेयर करेंगे हम बेंजोइक एसिड का। ठीक है,
बेंजोइक एसिड में भी हमने यही सेम चीज़ डाल दी है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हमने क्या डाल दिया है, CH3Cl। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम बेंजीन के केस में यहाँ पर हम इसका अल्काइलेशन करवाते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पर फटाफट से क्या बन जाता है, यहाँ पर CH3 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, जैसे ही बेंजीन रिंग में हमारे पास COOH ग्रुप आ जाता है, ठीक है, COOH ग्रुप के आने के बाद यही सेम रिएक्शन अगर हम करवाएं तो ये रिएक्शन जो होती है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा स्लो होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। तो इसके स्लो होने का रीज़न क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है। ये नहीं था तो बेंजीन रिंग अच्छे से अपना एल्काइलेशन कर रहा था, तो इसी को बोलते हैं हम डीएक्टिवेशन। यानी कि यहाँ पर जो COOH ग्रुप है ये क्या है, डीएक्टिवेशन ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या कर रहा है, बेंजोइक एसिड बनने के बाद ये अच्छे से जो भी हमारे पास ग्रुप आ रहा है उसको अच्छी तरह से डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है, और ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग है कंपैरेटिवली किसके, बेंजीन के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पा रही है, और इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, कंपैरेटिवली बेंजीन से ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे पास एक और रीज़न आता है इसका नेक्स्ट, विच इज़ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है हमारे पास, AlCl3 है, ये रहा। तो यहाँ पर जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो क्या होता है, वो होता है एक लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर को हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड कहते हैं, ठीक है, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड होने की वजह से ये क्या करेगा, जो COOH है इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और ये COOH के साथ बॉन्डेड हो जाएगा, यानी कि COO और AlCl3 जो है मिल करके क्या अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं, ओके। और ये प्रोडक्ट बनाने के बाद ये क्या मेटा डायरेक्शन में उसे पुट करेगा उसे, या फिर किसी को भी कोई भी डायरेक्शन में ये डायरेक्ट करेगा, नहीं करेगा। अगर हम इसका अल्काइलेशन या एसिटाइलेशन करवा देते हैं तो ये किसी को भी डायरेक्ट करना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं ये कोई और ग्रुप बन चुका है अब, है ना। ये पहले जैसा ग्रुप तो नहीं रहा, जो कि अब ये दूसरा ग्रुप बन चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, अब क्या ये डायरेक्ट कर पाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी। सो द कैटलिस्ट AlCl3 लुईस एसिड है जो कि गेट्स बॉन्डेड टू द COOH ग्रुप स्ट्रांगली, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, और वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमारे पास आने वाला रिएक्टेंट है वो क्या है, उससे अटैच नहीं हो पाता है, ठीक है, समझ में आ गई। हम देखेंगे सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ओके। तो क्वेश्चन है, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O फॉर्म्स एन ऑरेंज PPT, ऑरेंज रेड PPT, ध्यान से पढ़िएगा, ऑरेंज रेड PPT विद 2,4 DNP रिएजेंट। तो एक इनऑर्गेनिक रिएजेंट दिया हुआ है आपको जिसका आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपके पास C8H8O, और ये क्या कर रहा है, 2,4 DNP रिएजेंट के साथ ऑरेंज रेड PPT दे रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना है, क्लू लग जाना चाहिए आपको कि 2,4 DNP के साथ अगर ये दे रहा है कोई भी प्रोडक्ट, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि ये क्या होगा, अल्डिहाइड, ऑफ कोर्स अल्डिहाइड या कीटोन में से कोई होगा, ओके। तो अल्डिहाइड है तो ये आराम से 2,4 DNP टेस्ट दे सकता है, ओके। ये बात समझ में आ गई आपको। अब एक और बात सुनिए, सो इसका मतलब हुआ C8H8O जो है, आप इस तरह से चैट फॉर्म में भी बना सकते हैं इसे, 2,4 DNP के साथ ही क्या दे रहा है, ऑरेंज रेड PPT दे रहा है, ठीक है। अगर जिसे समझ में नहीं आता है जल्दी जल्दी तो वो आराम से इस तरह से चार्ट बना के आराम से समझ सकता है, ठीक है। तो ऑरेंज रेड PPT दे रहा है, ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या हो सकता है, इट मे बी, ठीक है, मे बी, अभी कुछ पता नहीं है कि अल्डिहाइड ही होगा या फिर कीटोन ही होगा, ठीक है। तो इट मे बी अल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है DNP वाला ये दोनों ही दे सकते हैं। तो अल्डिहाइड भी हो सकता है ये अभी, और ये कीटोन भी हो सकता है, और क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ये संभावना है कि ये अल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक ही होगा, ओके। नेक्स्ट है, इसके बाद ये बोलता है गिव्स येलो PPT ऑन हीटिंग विथ I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी कि अगर हम उसको डाल दें I2 के साथ, उसका रिएक्शन करवा दें NaOH के प्रेजेंस में, तभी क्या दे रहा है, येलो PPT दे रहा है। तो ये कौन सा टेस्ट है,
आइडोफॉर्म टेस्ट है, हम आइडोफॉर्म टेस्ट में I2 और NaOH डालते हैं, है ना, और येलो PPT हमें देता है, तो इसका मतलब ये क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह चार्ट बना सकते हैं आप। सेकेंड बात इन्होंने बोली है कि ये NaOH और I2 की प्रेजेंस में ये क्या दे रहा है, येलो PPT, ठीक है, येलो PPT दे रहा है। और ये कौन कौन से कंपाउंड दे सकते हैं जिनके सेकंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप हो, सेकंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, यानी कि मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होगा, तभी ये क्या देगा, ये तभी देगा आपको आइडोफॉर्म टेस्ट। यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर संभावना है कि ये क्या होगा, एक कीटोनिक ग्रुप होगा, क्योंकि आप जानते हैं अल्डिहाइड के हमेशा साइड में लगने की ही प्रोबेबिलिटी होती है, वो हमेशा साइड में ही होता है एक्चुअली, और कीटोन ग्रुप जो होता है वो हमेशा बीच में होता है या फिर एक कार्बन के जस्ट बगल में भी हो सकता है। मगर यहाँ पर बात हुई है सेकंड कार्बन की, तो यहाँ पर ये किसका क्या मतलब हुआ, वो पक्का कोई भी कीटोनिक ग्रुप होगा। तो यहाँ पर हमने अंदाज़ा लगा लिया है कि यहाँ पर CH3 के बगल में C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा और फिर वो कार्बन की चेन हो सकती है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर संभावना है कि ये है कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अब इसके बाद ये बोलता है इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन। देखिए आप बात समझ रहे हैं यहाँ पे, ना ही तो वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है और ना ही फेलिंग सोल्यूशन को। ये बात तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझेंगे तो आप जानते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन दे सकता है, एल्डिहाइड्स दे सकते हैं, चाहे वो हो एरोमेटिक या हो एलिफेटिक, है ना, सिर्फ एल्डिहाइड्स, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बोला है फेलिंग सोल्यूशन भी नहीं दे पा रहे हैं, और फेलिंग सोल्यूशन कौन दे सकता है, फेलिंग सोल्यूशन वो दे सकता है जो कि क्या होगा, एरोमेटिक होगा, एल्डिहाइड। मगर हम जानते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा है, अभी हमने देखा कि ये कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है ये, ठीक है। तो क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप है तो ऑफ कोर्स सी बात है, ना वो टॉलरेंस देगा ना ही फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको कि ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, इसीलिए ये टॉलरेंस एंड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं दे पा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट बात है यहाँ पे ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोमिक एसिड वाला हमेशा पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला नहीं दिया जाता है। समझ में आ रही मेरी बात आपको, क्रोमिक एसिड से रिएक्शन कराना यानी कि H2CrO4 से रिएक्शन कराना विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडेशन करवा देता है तगड़ा वाला, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करवा देता है, ठीक है। इट गिव्स ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन विद H2CrO4, यानी कि अगर हम इसका क्रोमिक एसिड से रिएक्शन करवा दें तो ये क्या दे देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हम इसका ये वाला भी लिख देते हैं कि ये क्या दे देता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है उसका, बी मॉलिक्यूल बनेगा जो भी बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H6O2। ओके, टू आइडेंटिफाई दी कंपाउंड A एंड B एंड एक्सप्लेन दी रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले A और जो A कंपाउंड है उन दोनों को ही हमें निकालना है और उसके रिएक्शंस जो भी इन्वॉल्व हुई हैं वो सब हमें इसमें लिखनी है, ठीक है। तो अभी ये वाला लिख लेते हैं कि लास्ट में क्या हुआ है, यहाँ पर हमने जो क्रोमिक एसिड डाला था, यहाँ पर लिख लेते हैं क्रोमिक एसिड जो हमने इसमें डाला, जिसे हम सिंपली लिख सकते हैं H2CrO4। डालने से यहाँ पे क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास बना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी कौन सा है, C7H6O2। तो ये आपका एक माइंड मैप टाइप का दिख रहा है आपको, कि अगर आप सोचेंगे तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। ओके, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ है कि ये क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बन कम भी हुआ है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ऑफकोर्स आ रहा होगा समझ में, कि यहाँ पर शुरू में तो 8 कार्बन थे और यहाँ पर कितना हो गया, 7 कार्बन हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि जब भी ऑक्सीडेशन हुआ होगा, जो भी हमारे पास कीटोनिक ग्रुप रहा होगा, वो एक तो पहले तो अल्डिहाइड है, एल्डिहाइड नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर अल्डिहाइड होता तो उसी में ऑक्सीडेशन होता और उतने ही नंबर ऑफ कार्बन रहते। तो एक और बात हमें श्योर होगी यहाँ पर कि वो अल्डिहाइड ग्रुप नहीं था, और इससे हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप ही हुआ होगा, एक जो कार्बन है ये क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा कुछ और प्रोडक्ट बना करके, ठीक है। अब इसकी जब एक एक करके हम रिएक्शंस बनाएंगे तब ये आपको और ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। समझ में आ गया आप मेरी बात, आप समझ रहे हैं ना जितना मैं अभी तक आपको समझा रही थी। ओके, तो अब देखते हैं एक एक करके इनकी सारी की सारी रिएक्शंस जो इसमें हुआ है। ओके, तो अब इनकी रिएक्शंस जो है इससे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया है कि यहाँ पर क्या होगा, ये कैसा ग्रुप है, C7H6O2 है। तो आपको हमेशा समझना है कि C7 है या फिर C6 के अराउंड भी है कुछ, तो C6 होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा, और उससे और नंबर जो होंगे कार्बन के और हाइड्रोजन के लगभग सेम होंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, एक
एरोमेटिक ग्रुप होगा। ठीक है, ये वाली बात मैं आपको भी बता रही हूँ, मुझे आपको पहले भी बतानी चाहिए थी, मगर मैं इसमें खास तौर से बता रही हूँ। अगर आपके पास कभी भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आता है तो इतनी बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि वो एक बेंजीन रिंग कंपाउंड होगा, उसमें एक बेंजीन रिंग ज़रूर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे ऐसा कोई ग्रुप कि जिससे कि ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए हमारी। ठीक है, इतना हमने अपने दिमाग में सजा लिया है कि वो क्या होगा, एक बेंजीन कंपाउंड होगा। ठीक है, बेंजीन कंपाउंड होने के साथ साथ वो क्या होगा, क्योंकि वो दे रहा है आपको आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, येलो पीपीटी दे रहा है, तो उसका मतलब उसमें कौन सा ग्रुप होगा, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मिथाइल कीटोनिक ग्रुप बनाए तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब यही जो है हमने देखना है कि ये सब तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही है। देखिए DNP टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, कीटोन होगा, तो कीटोन है ये। ठीक है, अब उसी तरह क्रोमिक एसिड का है, जो ये क्रोमिक एसिड टेस्ट दे रहा है, और उसके बाद क्या दे रहा है, C7H6O2 ये दे रहा है। तो ये सब देखते हैं हम फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी हम इसे क्या मानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ए मानेंगे। यही क्या हो जाएगा फिर, स्ट्रक्चर ऑफ ए हो जाएगा। ये बात तो है, हमें पहले ही पता चल जाएगी कि ये क्या हो जाएगा, कि ए है ये, मगर हम इसे प्रूव करके भी दिखाएंगे कि ये सारी के सारी जो कंडीशंस है वो फुलफिल कर रहा है। ऑलराइट, सो एक बार देखते हैं इसे, इसका DNP से टेस्ट करा के। DNP क्या होता है, 2,4, यानी कि 2 और 4 पोजीशन में क्या होता है, डाइनाइट्रो फिनाइल, है ना, फिनाइल हाइड्रोजीन। सो यहाँ पर हम डालेंगे DNP को, यानी कि 2 और 4 पोजीशन में, ये रहा 2 पोजीशन में नाइट्रो, और 4 पोजीशन में भी होगा यहाँ पे नाइट्रो, और यहाँ पे हाइड्रोजीन NH, और ये हो जाएगा NH2, है ना, NH2 जाएगा, यहाँ पे प्लस बना देते हैं। ठीक है, H2 है और वहाँ पे है O। तो आप जानते हैं हमेशा जब भी H2 है और यहाँ पे अगर O है, सिंगल O है, तो हमेशा वो H2O के फॉर्म में हमेशा निकल जाते हैं। जो बच जाता है वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास बेंजीन रिंग, इस तरह से बनाएंगे हम, और ये हो जाएगा हमारे पास CH3। ओके, ये एज इट इज़ रहेगा। अब इसकी जगह डबल बॉन्ड कौन बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ये नाइट्रोजन, है ना। तो ये नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड बनाएगा N, सिंगल बॉन्ड NH, और वो जो एज इट इज़ है बेंजीन रिंग वो हम यहाँ पे बना देंगे। ओके, और ये हो गया हमारे पास 2 पोजीशन में, और 4 पोजीशन में अगर हम यहाँ पे बना दें NO2 यहाँ पर, और यहाँ पर भी NO2। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है बन जाएगी अगर हम बनाएंगे किसका, रिएक्शन करवा के DNP का, 2,4 DNP का हमने अगर रिएक्शन करा दिया है एसिटोफिनोन से, या फिर हम जिसे बोल रहे हैं हमारा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ए जो है हमारा, से रिएक्शन करने के बाद ये बन जा रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, स्टीम करके बता दिया है, मगर हमें श्योर होने के लिए जो हमारे पास C7H6O2 वाला फॉर्मूला आया वो भी सही होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक और बार इनको दिखा देंगे कि ये जो रिएक्शन है बिल्कुल सही है। तो इसके बाद हमने देखा था कि उसमें क्या लिखा था, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहे हैं, तो हम एक बार इसका आयोडोफॉर्म भी दिखा देते हैं। C डबल बॉन्ड O है, ये आप जानते हैं ये कौन सा ग्रुप है, एसिटोफिनोन ग्रुप है, यानी कि बेंजीन के ऊपर, फिनोन के ऊपर या फिनाइल ग्रुप के ऊपर क्या है, एसिटो, यानी कि कीटोनिक ग्रुप है। और कीटोन जो होता है हमेशा 3 कार्बन मिनिमम का बनता है, तो 1 कार्बन बेंजीन का है, बाकी ये 2 खुद हैं। ओके, सो इसके बाद हम डाल देंगे इसमें NaOH एंड I2। NaOH और I2 डालते हैं, इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसका जो होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है, इतने पार्ट का, ये वाला पार्ट जो है ऑक्सीडेशन कर लेता है। CH3 जो होता है वो I के साथ आयोडीनेशन करा लेता है और CH3 बना देता है, यानी कि आइडो फॉर्म यहाँ पे बन जाता है, और इसी आइडो फॉर्म की येलो पीपीटी हमें दिखाई देती है। तो आयोडीन का प्रेजेंस अगर हमें देखना है तो येलो पीपीटी हमें दिखाई देती है हमेशा उसकी। और इसका जब भी हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन हो जाता है, Na के साथ ही बना देता है COONA पॉजिटिव, आयंस के फॉर्म में CO नेगेटिव Na पॉजिटिव ही हो जाएगा। और ये इसी तरह से बचा हुआ जो प्रोडक्ट होगा वो बना देगा Na और I मिलके NaI, और वाटर जो होगा अपना स्टेबल प्रोडक्ट बना के H2O बाहर। ये इस तरह से इसकी नेमिंग रिएक्शंस हो जाएंगी। ओके, अब इसके बाद थी हमारे पास, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है, अगर हमने इसका करवा दिया है ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, C डबल बॉन्ड O CH3
इसका हमने करवा दिया है ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद H2Cr4, यानी कि हम किसे क्या बोल रहे हैं, क्रोमिक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो ये क्या बना दे रहा है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, देखिए कैसे बना रहा है बेंजोइक एसिड, ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जब भी कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, तो ये क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा और ये बन जाएगा COH। ठीक है, जो ये CH3 होता है ये बाहर निकल जाता है ना, अपना कोई और स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, और ये जो होता है COOH बना लेता है विच इज़ बेंजोइक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड बना लेता है, जिसका भी उन्होंने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा हुआ है C7H6O2। ठीक है, आप देखते हैं इसका C7H6 है कि नहीं है। ठीक है, 6 कार्बन तो हमारे पास इसी बेंजीन में होंगे और ये रहा एक कार्बन, यानी कि 7 कार्बन तो हो गए। ओके, 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें, हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 होंगे और ये छठा तो H6। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास वो कितने होंगे, 2 उधर है ना, तो 2 ही होंगे। तो C7H6O2 वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास बेंजोइक एसिड बन चुका है, जो ये बोल रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ बी, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ बी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। स्ट्रक्चर बी बन गया हमारे पास बेंजोइक एसिड और स्ट्रक्चर ए बन गया हमारे पास हमारा एसिटोफिनोन। तो हमने दोनों ही बता दिए हैं कि क्या क्या बन गए हैं, क्योंकि अब हम धीरे धीरे क्या जा रहे हैं, श्योर हो जा रहे हैं कि ये एसिटोफिनोन ही था इसका आंसर। ओके, सो ए वाज एसिटोफिनोन एंड बी वाज बेंजोइक एसिड। अब उसी तरह एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर। क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जिसका फॉर्मूला में गिवन है C8H16O2। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला जो है, एक कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला है C8H16O2 वॉज हाइड्रोलाइज विद डाइल्यूट H2SO4 टू गिव ए कार्बोक्सिलिक एसिड B। ठीक है, तो उसका हमने H2SO4 से हाइड्रोलिसिस करवा दिया और उसने क्या दिया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया विच इज़ B एंड एल्कोहल C। तो उसने हाइड्रोलिसिस में B और C यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड B और एक एल्कोहल C दिया है। ठीक है, अब इतनी बात को हम एक बार लिख लेते हैं। इसका हमने करवा दिया है वाटर के साथ H2O और हमने इसमें डाल दिया है H2SO4। तो उसने क्या दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है जो कि क्या है, B है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह माइंड मैप बना रहे हैं। ठीक है, और C दिया है उसने अल्कोहल, वहाँ इस तरह से आपको लिखना नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब है ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस्ड B। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि अगर हमने C का ऑक्सीडेशन करा दिया, यही C जो अल्कोहल है, अल्कोहल था जो कि अल्कोहल का अगर हमने C जो है उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया H2CrO4 यानी कि क्रोमिक एसिड, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला, इट इज़ H2CrO4। ओके, तो उसने क्या दिया है, B कंपाउंड दिया है एज इट इज़। तो जो भी B होगा वो उसने दिया हुआ है एज इट इज़। ठीक है, तो B दे दिया है इसने, कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि। अब ये क्या बोलता है, ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट-1-इन, ब्यूट-1-इन दे देता है डिहाइड्रेशन में। ध्यान से देखिए, डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर को निकाल दिया है हमने किस में से, C में से जो है हमने, अभी हम क्योंकि C की ही बात कर रहे थे। ठीक है, कंटिन्यू है ये, ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट-1-इन, तो ब्यूट-1-इन जो है डिहाइड्रेशन पे दे रहा है, इसी बात को एक बार लिख लेते हैं। और यहाँ पर है C अल्कोहल और इसका जो है डिहाइड्रेशन हम हमेशा करवाते हैं H2SO4 से। आप जानते हैं H2SO4 इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये वाटर निकाल देगा इस अल्कोहल में से और ये बना देगा ब्यूट-1-इन। तो आप जानते हैं ब्यूट-1-इन का स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे इतना सी बात से हमें क्लू लग गया है कि यहाँ पर ब्यूट-1-इन बना है ना, ब्यूट-1-इन बना है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो C8H16O2 है वो हमेशा क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ होगा। तभी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है और जो अल्कोहल है उन दोनों का 4-4 उसमें बटेंगे, है ना, और 4-4 बटेंगे तभी तो जो अल्कोहल है वो बी बना रहा है, हमेशा बी बना रहा है। कैसे, ऑक्सीडेशन में भी बी बना रहा है, यानी कि उतने ही कार्बन है उसके पास जितने कार्बोक्सिलिक एसिड के पास है ना। कार्बन तो सेम ही रहेंगे ऑक्सीडेशन में, बढ़ेंगे घटेंगे थोड़े ना, कार्बन विल बी सेम चाहे ऑक्सीडेशन हो या कुछ हो। तो यहाँ पर 4 ही कार्बन होंगे, यहाँ पर भी। इससे हमें क्लू लग गया कि जो अल्कोहल है उसमें भी 4 ही कार्बन हो गए, क्योंकि बचे हुए तो 4 ही हुए। तो 4 कार्बन वाला यानी कि ब्यूट-1-इन बन रहा है, यानी कि ये कुछ 4 कार्बन वाला ही होगा। कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि B और C भी क्या होगा, 4 कार्बन वाला ही होगा, तब भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड जितना जैसा बना रहा है प्रोडक्ट।
ओके, तो अब इसका एक एक करके समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए मेरी बात। ओके, तो यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर कौन अल्कोहल है था और कौन कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो इसका मतलब ए में क्या होगा, है ना। तो आपको इससे समझना है, इस रिएक्शन से। आप ध्यान से पढ़िएगा, अगर ये रिएक्शन आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। तो ये रिएक्शन क्या है, C8H16O2 जो भी है हमारे पास, ये क्या होगा जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया और H2SO4 इसमें डाला है, तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बने। तो ऐसा कब होता है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को और अल्कोहल को तोड़वाते हैं, बनाते हैं, मिला करके क्या बनाते हैं हम, हमेशा एस्टर्स बनाते हैं। तो एस्टर्स ही होते हैं जो हमेशा ब्रेक होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देते हैं। तो यहाँ पे से हमें क्लू लग गया कि 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब इस कंपाउंड में ये कौन सा कंपाउंड होगा, एस्टर कंपाउंड होगा। चीज़ें बनाते हैं, तो जो हमारे पास कंपाउंड है ये पक्का क्या होगा, हमें अभी लगा है क्लू कि ये होगा एस्टर, CH3 CH2 कि आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इथेनॉइड है ना, इथेनॉइड ग्रुप होता है, यानी कि सॉरी जो भी हमारे पास O8 है यानी कि एस्टर ग्रुप है, तो वो जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा वहाँ पर, वो कहाँ होगा, वो वहीं होगा 4 कार्बन के पहले और 4 कार्बन के बाद। तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो है दोनों ही 4 कार्बन के बन रहे हैं, ब्यूटानीन दे रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या करना है, C डबल बॉन्ड O की पोजीशन 4 कार्बन के पहले और 4 कार्बन के बीच में लगानी है, CH2 एंड CH3। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ A इफ इट इज एस्टर। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर बन चुका है ए का। ओके, अब एक कोई भी हम चेन इसमें से मान लेंगे कि वो क्या है, क्योंकि दोनों में 4 कार्बन है तो इसका नेमिंग में भी कोई दिक्कत है नहीं। ब्यूटाइल, एक को हम मान लेंगे साइड चेन, ब्यूटाइल ब्यूटेनेट, इसी नाम है, ब्यूटाइल ब्यूटेन O8, सो इट्स C8H6O2। गिन लीजिए, इतना ही है कि नहीं है, H16 है ना, तो 16 इसमें H होंगे और गिन लीजिए और C जो है इसमें 8 होंगे, है ना, है कि नहीं है। ओके, सो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हैं और कार्बन भी यहाँ पर देख लीजिए, 1 कार्बन यहाँ है, 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और जो 16 है यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पर है और 2 2 यहाँ पे 4 हैं, तो 4 3 7 यहाँ पर हो गए। और उसी तरह हम देखेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 और 7 होते हैं 16, और ये हमारे पास फिर से सही स्ट्रक्चर आ गया, यानी कि ये हमारे पास जो कंपाउंड है बिल्कुल सही है। तो हमने इसके क्या कराया है, हमें इसके अभी रिएक्शन लिखनी है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें हमने H2SO4 डाल दिया है और H2SO4 के साथ हमने इसमें डाला था वाटर डालने से यहाँ पर क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है ना, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो एक के साथ क्या जाएगा, HOH होता है, HOH के साथ एक H, एक के साथ जाता है H और एक के साथ जाता है OH। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब एक बार में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव था तो उसके साथ आ जाएगा कौन सा वाला, पॉजिटिव था तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि OH आ जाएगा। अब उसी तरह ये था CH3 CH2 यहाँ पे O था, O के साथ आ जाएगा, ये O नेगेटिव था तो O के साथ H पॉजिटिव, तो ये बन गया अल्कोहल और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके पास कार्बन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, और अल्कोहल के पास भी 4 कार्बन से, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद सेकंड शर्त थी हमारे पास, अल्कोहल जो बना है हमारे पास, यानी कि हमारे पास बन चुके हैं B एंड C, ये था B और ये था C, है ना, तो B और C भी हमें मिल चुके हैं। ओके, तो हम इसे लिख देंगे कि ये क्या है, हमारे पास B है और ये हमारे पास C है, तो B C भी हमें मिल गए हैं, बस हमें नेमिंग रिएक्शन बता देनी है जो हमारे पास बचे हुए रिएक्शंस है। तो अल्कोहल का अब हम क्या करा देंगे, H2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करवा देंगे। सो यहाँ पर था CH3 CH2 अल्कोहल था, है ना, CH2 OH, ठीक है, तो ये अल्कोहल था और ये था C वाला। तो C की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई थी, C के साथ करवाई थी हमने अपने क्रोमिक एसिड विच इज़ H2Cr2O7 H2CrO4 जो है हमारे पास, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हम खुद ही जानते हैं,
तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, CH3 CH2 CH जो है अब ये क्या हो जाएगा, OOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जिसका नाम होगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़, हमने करवाया था इसका डिहाइड्रेशन, CH3 CH2 सी कंपाउंड का, CH2 CH2OH इसका डिहाइड्रेशन यानी कि H2SO4 की प्रेजेंस में करवाया था। वाटर माइनस कर दीजिए इसमें से एक H, इसमें से एक H और एक OH जो है माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, CH3 CH2 अब इसके पास एक H कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा C। देखिए यहाँ पे ढंग से CH3 CH2, यहाँ पे आपको मैं ओपन स्ट्रक्चर बना देती हूँ इसका, कि यहाँ पर अगर आपके पास OH है इसके पास तो इसके बगल वाले कार्बन से क्या होता है, एक H निकल जाता है, इस वाले कार्बन से एक H और इसमें से एक OH है ना, इस तरह से निकल जाते हैं। तो अगर इन दोनों के एक बॉन्ड कम हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। अब यहाँ पे दो नहीं रहेंगे, यहाँ पे एक ही रहेगा डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये बन गया ब्यूट 1 इन। ठीक है, ब्यूट 1 इन यहाँ पे बन गया है हमारे पास, जो कि हमारे पास बन रहा था। ठीक है, 1 पोजीशन में यहाँ पे इन है। तो इतना सिंपल सा था, ये समझ में आ गया आपको मेरी तरफ से। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास एन ऑर्गेनिक कंपाउंड with molecular formula C9H10O forms 2,4 DNP derivative। ठीक है, पहली बात हम समझ लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं, 2,4 DNP के साथ ये दे रहे हैं, DNP डेरिवेटिव है कोई, वो दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, टॉलरेंस एजेंट को भी रिड्यूस कर रहे हैं एंड शोज कैनिजारो रिएक्शन ऑल्सो ऑन विगरस ऑक्सीडेशन। जब हम इसका विगरस ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो ये क्या दे रहा है, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी दे रहा है। आइडेंटिफाई दी कंपाउंड। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एनालिसिस है जिसके बाद आप खुद ही इसे खुद कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात इन्होंने बोली थी कि ये कंपाउंड है जिसका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H10O। ठीक है, एक ऑक्सीजन है इसका। अगर ये देखिए 2,4 DNP दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, DNP का कोई भी रीजन दे रहा है कि DNP रिएक्शन कर रहा है, तो यह क्या होगा, इट मस्ट बी एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से ये कुछ है। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट एनालिसिस हम करेंगे C9H10O जो सेम है, उसने अगर रिड्यूस कर दिया है किसको, टॉलरेंस को, रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट को अगर उसने रिड्यूस कर दिया है तो इसका मतलब हुआ कि ये पक्का के पक्का टॉलरेंस को किया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन इनका नंबर लगभग सेम है, इसका मतलब यहाँ पे एरोमेटिक जो होगी रिंग होगी, तो यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ओके, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो देखिए टॉलरेंस ने रिड्यूस किया है, इसे फैलिंग से रिड्यूस नहीं किया है, क्योंकि आप जानते हैं जो टॉलरेंस टेस्ट होता है वो दोनों के लिए होता है, एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक, बट फैलिंग्स जो होता है सिर्फ एरोमेटिक के लिए होता है, फैलिंग्स के लिए जो एरोमेटिक होता है उसके लिए नहीं होता है फैलिंग्स, है ना। तो इसलिए हमें इससे पता चल गया कि टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब पक्का ये एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, है ना। और फिर हमने नेक्स्ट जो कंक्लूजन बनाया है वो क्या है, नेक्स्ट है कि जो C9H10 है सेम, वो अगर हम उसका विगरस ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, जो भी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या कर रहे हैं, विगरस ऑक्सीडेशन के साथ ही दे रहा है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और इसने बोला है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या दे रहा है, कैनिजारो रिएक्शन भी दे रहा है। ठीक है, शोज कैनिजारोज रिएक्शन, तो कैनिजारोज रिएक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कैनिजारो की शर्त थी उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम इतने जानते हैं कि अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी कि एल्डिहाइड जो भी है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होगा, तभी ये कैनिजारो दे पाएगा। तो यहाँ पर जो भी एल्डिहाइड होगा वो क्या होगा, विदाउट, यानी कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन का केस एक ही बनता है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर होगा और ये क्या होगा, COOH होगा, इस तरह से होगा कोई। ठीक है,
जो भी हो सकता है, अगर वो इस तरह से होगा, जो भी अगर हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है ना, CHO ग्रुप है हमारे पास, एरोमेटिक अल्डिहाइड है, तो CHO ग्रुप कुछ इस तरह से होगा। और ये क्या होगा, अभी भी इसमें वैसे कार्बन फुलफिल नहीं हो रहे हैं, है ना, तो ये जो है पूरी बात का पता चल रही है, इसके नेक्स्ट वाली बात में पता चल रही है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है। ओके, सो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो इसकी शर्त थी, इट गिव्स बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, इसके बाद अगर विगरस ऑक्सीडेशन अगर ये हो रहा है तो ये क्या दे रहा है यहाँ पर, अगर देखिए C9H10 है, सेम चीज़ विगरस ऑक्सीडेशन के साथ ये दे रहा है आपको C, यानी कि बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, तो ये बेंजीन रिंग है और इसके जस्ट बगल में क्या है, COH है। तो ये चीज़ कब हो सकती है, ये चीज़ तभी हो सकती है जब यहाँ पे CH3 ग्रुप होगा, है ना, क्योंकि हमने ये वाली रिएक्शन कर चुकी है पहले भी, कि अगर कभी भी आ जाता है CH3 ग्रुप है बेंजीन के पास, अगर CH3 ग्रुप है, और ये कहीं पर भी हो सकता है, अगर यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो हमेशा ये क्या बनाता है, COH बनाता है, चाहे कितनी भी लंबी कार्बन की चेन क्यों ना हो, वो COH ही बनाएगा। बस शर्त ये थी कि उसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना, अल्फा हाइड्रोजन के बिना ये रिएक्शन नहीं होती है। ओके, सो यहाँ पर ये बात कही गई है। ओके, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इससे क्या मतलब बैठता है, इससे क्या मतलब बैठता है कि यहाँ पर एक जगह अल्फा हाइड्रोजन है और एक जगह अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये देखिए आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर कहा कि यहाँ पर इसने कैनिज़ारो रिएक्शन दे दिया है। कैनिज़ारो रिएक्शन दे देने का क्या मतलब होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन दे देने का मतलब होता है कि इसके पास जो एक अल्डिहाइड ग्रुप है, यानी कि जो भी कार्बन जो भी अल्डिहाइड से जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, वो अल्डिहाइड ग्रुप उसमें होगा पक्का, तभी वो क्या कर रहा होगा उसमें, क्योंकि अगर अल्डिहाइड ग्रुप जॉइंट है इस तरह से है, तो इसका मतलब उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तभी तो कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। ओके, तो यहाँ पे बस आपको ये बात समझनी है ध्यान से, क्योंकि वो कैनिज़ारो दे रहे हैं, कैनिज़ारो सिर्फ 2 ही लोग दे सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और वो दोनों कौन है, एक तो है हमारे पास एल्डिहाइड, कोई भी एसिटाल्डिहाइड है ना, वो दे सकता है। फॉर्मल्डिहाइड जो है, फॉर्मल्डिहाइड है, उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि एक और कार्बन अगर उसके पास होता तो वो अल्फा हाइड्रोजन तो हो जाता उसमें, मगर इसमें फॉर्मल्डिहाइड में सिर्फ एक ही है आपके पास कार्बन, तो वो अल्फा हाइड्रोजन उसमें नहीं हो सकता। और दूसरा हमारे पास इकलौता केस है हमारे पास बेंजल्डिहाइड का, तो बेंजल्डिहाइड जो होता है वो दे देता है कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब इसमें बेंजल्डिहाइड जो ज़रूर है, मगर इन्होंने दूसरे हाथ में ये भी बोल रहे हैं कि 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी दे रहा है ये, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में कुछ ऐसा था जिसके ऑक्सीडेशन जिसको हमने प्रोवाइड करवाया, और उसके बाद इसने क्या दे दिया, यहाँ पर इसने दे दिया है आपको डबल कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डबल कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया है, इतनी बात इन्होंने बोली है। मगर आप अगर कार्बन का नंबर मिलाएंगे C9, और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पे 6 यहाँ पे थे और 7, और यहाँ पे 8 हो रहे हैं कार्बन, है ना, तो 8 कार्बन हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर शुरू में आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कितने कार्बन होंगे, शुरू में यहाँ पर होंगे पूरे के पूरे 9 कार्बन। तो 9 कार्बन यानी कि यहाँ पे एक और कार्बन होगा, यहाँ पर सिर्फ अल्डिहाइड है, मगर यहाँ पर 2 कार्बन होंगे तब जाकर के 9 कार्बन फुलफिल होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर CH2 CH3 होगा ऑफ कोर्स, तभी ये पूरे ये जो C9H10O वाली पॉलिसी है उसको फुलफिल करेगा। तो आप खुद ही यहाँ पर मिला सकते हैं, ये वही कार्बन बन रहा है जो कि हमें चाहिए। तो CHO और CH2 CH3 का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आप जानते हैं अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन गैस कार्बोक्सिलिक एसिड, और CH2 CH3 अल्काइल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं वो भी बेंजोइक एसिड दे देते हैं, हम ये भी जानते हैं, तब ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। और ये रिएक्शन में जो हमें चाहिए, जो हमारे पास कंपाउंड बन के आएगा, वो क्या होगा, वो होगा एक, ये रहा आपके पास वो कंपाउंड, सेम ये कंपाउंड होगा वो
CHO ग्रुप होगा और उसके बाद CH2 CH3 यानी कि C2H5 ग्रुप होगा उस बेंजीन रिंग में, और यही क्या होगा, इजीली आप इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये C9H10O है। सिंपल था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेसिस पे है, ठीक है, और ये हमने पहले भी कर चुका है फर्स्ट चैप्टर में, तो इसे हम जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, सो ये 11th का है, तो थोड़ा आप टॉपिक हो सकता है भूल गए हों, तो इसे हम फिर से देखेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69.77 कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन्होंने बोला 69%, तो यहाँ पर क्या है, एक चार्ट बना लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए क्या क्या कितना कितना है। कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, ठीक है। इस तरह से टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पर लिखा हुआ है 69.77% कितना है, 69.77% यहाँ पर है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन इज 11.63, इसी तरह से आपको करना है 11.63, और जो भी बचा हुआ है अगर हम माइनस करें तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 100 से अगर माइनस करें तो 18.6 मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है, 18.6 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का ये परसेंटेज होगा, इतना आपको खुद कर लेना है इतना काम। उसके बाद इन्होंने कहा है द मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86, ठीक है। तो मॉलिकुलर मास जो है इस कंपाउंड का वो है 86, ठीक है। जो भी इनका कार्बन, ऑक्सीजन और हमारे पास हाइड्रोजन है, इन तीनों को मिलाकर जो भी कंपाउंड बन रहा होगा उनका मिला करके 86 है मॉलिकुलर मास, ठीक है। जो भी कंपाउंड हम देख रहे हैं वो हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो इसका मॉलिकुलर मास 86 है। इट डज नॉट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, तो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है ये, तो इसका क्या मतलब है, वो अल्डिहाइड जो है एरोमेटिक हो या अल्डिहाइड, कोई भी अल्डिहाइड हो, ये उसे टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अल्डिहाइड ग्रुप तो बिल्कुल भी नहीं है। बट इसमें ऑक्सीजन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कीटोन हो सकता है बट फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये हमने किया था जब हम एडिशन प्रोडक्ट बना रहे थे, यानी कि हम एडिशन करवा रहे थे NaSO3 का, जब हमने एडिशन करवाया था तब एक एडिशन प्रोडक्ट बनाया था, और ये भी किसके लिए था, एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन के लिए था। यहाँ पे ये बात सब उन्हीं लोगों को याद होगी जिन्होंने ये रिवाइज करके रखा हुआ है, जो रिवाइज कर रहे हैं बच्चे वो ही ये बात को याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ रिवाइज करते रहा कीजिएगा। रिवाइज करने से क्या होता है, पीछे की चीज़ें भी जो होती है आगे कोरिलेट हो रही होती हैं, और वहाँ पर आपको याद नहीं आएगी तो उस बात को पढ़ने से बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ओके, सो ये बात थी। और NaSO3 जो है हमारे पास हमने किया हुआ है एडिशन प्रोडक्ट, आप पीछे आकर देख सकते हैं, एडिशन प्रोडक्ट उसने बनाया था। और एडिशन प्रोडक्ट जो है बनाने के बाद ये सब दो ही लोग बना सकते थे, एक तो बना सकता था अल्डिहाइड और एक कीटोन। आप जानते हैं अभी हमने बोला टॉलरेंस रिएजेंट नहीं दे पा रहा है, ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं दे पा रहा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि बचा कीटोन, तो यानी कि कीटोन है ना, कीटोन है ये। गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट ऑन विग्रेस ऑक्सीडेशन, अगर कीटोन है तो ये आराम से आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, हो सकता है CH3 और इसके बगल में C डबल बॉन्ड O हो और कोई कंपाउंड ऐसे होगा। ऑन विग्रेस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनॉइक एसिड, अगर हम उसका करवा दें यहाँ से अलग बात है। ऑन विग्रेस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड दे देता है अगर हम उसका विग्रेस ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, ओके। एंड प्रोपेनॉइक एसिड जो है दोनों दे देता है, इथेनॉइक एसिड एज वेल एज प्रोपेनॉइक एसिड, दोनों ही कंपाउंड ये दे देता है। और राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, तो यानी कि यहाँ पर इथेनॉइक और प्रोपेनॉइक एसिड दे रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि शुरू में इथेनॉइक एसिड है यानी कि, और प्रोपेनॉइक यानी कि CH3 CH2 COOH, यानी कि प्रोपेनॉइक यानी कि 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉइक यानी कि 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे रहा है। तो इससे पहले ये क्या रहा होगा, इससे पहले ये रहा होगा खुद ये रहा होगा पूरा के पूरे 5 कार्बन का कीटोन ग्रुप, है ना। तभी तो 2 वाली पोजीशन और 3 वाली पोजीशन से ये हमें टूट रहा है, और इससे हमें पता चल गया कि इसमें टोटल कार्बन कितना होंगे, C5H10O होगा, है ना। इतनी बात हमें यहाँ से क्लू लग जाती है। बट हम फाइनलाइज कैसे करेंगे इस बात को, फाइनलाइज यानी कि हमें शो करना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को बनाइए, ये बात हमें पता चल गई, तो हम इसे कैसे शो करेंगे कि इसमें 5 यहाँ पे कार्बन होंगे, या फिर जो भी कार्बन यहाँ पे आएगा उसका आंसर, है ना। तो 5 कार्बन तो हमें वैसे भी पता चल गया, क्योंकि 3 जो प्रोपेनॉइक एसिड और इथेनॉइक एसिड ऐड करेंगे तो 5 कार्बन तो होंगे ही, है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे ढंग से, क्योंकि अभी मैं इसका ढंग से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं पता चला है।
तो ऐसे केसेस में अगर आपको गिवन है, इस तरह से आपको वैल्यूज़ गिवन है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, वही जो हमने पहले किया था, सिंपल रेशियो में हमें बनाना होता है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके मॉलिक्यूलर मासेस लिखते हैं जैसे कि हमने पहले किया हुआ है मॉलिक्यूलर। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप होता है मॉलिक्यूलर मासेस। इसका कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। इसके बाद हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, मैं आपको नीचे लिख देती हूँ, N=% अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ओके, तो यहाँ पर 69 है ना, परसेंटेज जो है हमारे पास, ये सबके परसेंटेज है जितना भी होगा, 69.77 डिवाइडेड बाय 12, इसका एटॉमिक मास है, 12 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह यहाँ पर 11.63 को अगर डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 ही आना है, तो 18.6 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 16 से, तो इनका डिवाइड करके अपनी अपनी एक वैल्यू आएगी। देखते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या आती है। इसे हमने डिवाइड पहले से कर रखा है, आप चाहे तो खुद कीजिएगा, खुद ही आपको करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कैलकुलेशन की। 5.81 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 11.63 एज इट इज़, फिर हमारे पास आ जाएगा 16 को 18 से डिवाइड करके 1.16, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने का क्या मतलब होता है, जो भी छोटा वाला नंबर है उसको हम सबसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। छोटा वाला नंबर 1.16 दिख रहा है आपको, तो इसे हमें सबसे डिवाइड करना है। तो 5.81 को हम डिवाइड कर देंगे 1.16 से, फिर 11.63 जो है इसे हम डिवाइड करेंगे 1.16 से, फिर 1.16 को हम डिवाइड करेंगे 1.16 से, लास्ट वाले का तो 1 आ गया, ऑक्सीजन यानी कि 1 आ गया हमारे पास, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो समथिंग 12 आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 आएगा, आई मीन, क्योंकि ये लगभग आपको दिखाई दे होंगे एक ही जैसे हैं, है ना। देखिए ना यहाँ पे, ये देखिए इतना, ये भी 116 है, ये भी 116 है, तो ये 10 आएगा, इतना तो आपको खुद ही आना चाहिए। और इसी तरह 5.81 है और ये लगभग इतना आएगा 5, यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि 5 ही आएगा क्योंकि नीचे 1 है। 5, 10 एंड ओ जो ऑक्सीजन है वो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे C5H10O यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई। ये क्या है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला है, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है 11th क्लास में। एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला अगर हमारे पास आ जाता है तो हम इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम इजीली एम्पेरिकल फार्मूला से एक हमारे पास एक रिलेशन होता है जिससे हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ये हमारे पास का फार्मूला होता है एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, सो अब हमारे पास देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है और एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला है एन हमारे पास, इसके पास वैल्यू नहीं है, ओके। तो अब हमारे पास इसके कैसे हम निकालेंगे, हमारे पास एन वैल्यू तो नहीं है, तो एन वैल्यू नहीं है, बट हमारे पास क्वेश्चन में एक चीज़ दिखी हुई है। हमारे पास क्वेश्चन में हमें 86 दिया हुआ है टोटल जो भी कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास से हम क्या कर सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हैं। और उसके साथ हमें एक और याद कीजिएगा, एक फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल्स टू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला मास, इससे हम एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पता है कितना गिवन है, 86 गिवन है। अब ये देखिए इसका अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे तो C5 है, यानी कि 12 इंटू 5 यानी कि कितना हुआ 60 और यहाँ पे 10 हो गया, और ये ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, 16 है। तो इन सबको ऐड ऑन करेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60, 10 को हम करेंगे तो 70 और 70 और 16 86। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, इनको कैंसिल आउट करने के बाद n की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो अगर n की वैल्यू अगर 1 है तो उसका क्या मतलब हुआ, जो भी हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्वल होगा, है ना। तभी तो 1 से इंटू हुआ है, तो यानी कि जो भी हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आया है ये C5H10O, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो हम इसका फिगर बना सकते हैं आराम से। स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हमें थोड़ा बहुत पहले से क्लू लग चुका था कि ये एक कीटोनिक कंपाउंड है,
पर हमें पता नहीं था ये बात कि वो सेकंड कार्बन पे होगा या थर्ड कार्बन पे होगा, कहीं पे भी होगा, बट हमें इतनी बात पता चल गई थी कि 2 और 3 भाग में टूट रहे थे ये, है ना। तो इससे हमें क्लू लग गया था। CH3 मगर हमें जब प्रूव करना होता है इसी तरह हम प्रूव करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। सेकंड कार्बन पे क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने एक बात कही यहाँ पे हमने बात कही थी कि कीटोन यहाँ पर है, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप है, और कीटोन कभी भी क्या होता है, कीटोन ग्रुप क्या होता है, सेकंड में होता है, ठीक है। अब कीटोन कहा हमने, उसके बाद आइडोफॉर्म भी तो बोला हमने, आइडोफॉर्म बोला यानी कि सेकंड कार्बन पे होना पक्का यहाँ पर हो जाता है। तो ये एक कंपाउंड जो है C5H10, आप गिन लीजिए इसके कार्बन इतने ही है कि नहीं है, अगर नहीं है तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, बट यहाँ पर इसके जो आपके पास हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन है इतने ही हैं और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका जो कार्बोक्सिलिक चैप्टर है ये आराम से ख़त्म हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगी नाइट्रो कंपाउंड्स एंड अमीन्स। तो तब तक के लिए गुड बाय।